तो दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की अभ्यास सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज है ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 2 और जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो है हम लोग इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना हुआ, महाद्वीपों महासागरों का वितरण हुआ, इन सब टॉपिक को हम लोग 100 क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है उसको कवर करेंगे। इसके अलावा बता दें, टोटल हम लोग 300 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है पूरे ज्योग्राफी का। जिस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इन सब सारी आपकी अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन ईडीयू पर आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से स्कैन करके आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से चैनल जो है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो लेक्चर को या टेस्ट को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि ये जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन शामिल हैं और उसके अलावा जो संभावित हैं उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन शामिल हैं। और हम एक बात और आपको बता दें कि अगर जो है आपको इसकी इम्पोर्टेंस को समझना हो या जो भी लेक्चर, जैसे पॉलिटी का टेस्ट चल रहा है, इसके अलावा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का टेस्ट चल रहा है, तो आप सबसे पहले, मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि जो सबसे पहले आप अगर यूपीएससी को समझना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। नहीं तो आप जो है गधे की तरह पूरा पढ़ते चले जाएंगे, आपको समझ कुछ नहीं आएगा। सिलेबस बहुत बड़ा है, तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए और अपनी जो है प्राथमिकताओं को तय कर लीजिए किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है। हालांकि पढ़ना सब है, तो इस प्रकार आप अपनी जो है प्राथमिकताओं को तय कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज है क्वेश्चन, इसके पहले हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आज है क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें पूछा है भारत के खनिज वितरण के बारे में पूछा है, जिसमें ऑप्शन 1 दिया, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत जो है विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है। ऑप्शन 2 की बात करें, कर्नाटक उच्च श्रेणी के लौह अयस्कों में बहुत समृद्ध भंडार है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? और इस लेक्चर की इस जो टेस्ट सीरीज हमने इसके पहले वाले ली थी उसमें हिंदी था, लेकिन हमने बाइलिंगुअल कर दिया क्योंकि कई आपके इन्वायरमेंट टर्म्स या जियोग्राफिकल टर्म्स जो ऐसे होते हैं कि हिंदी में वो सही नहीं होते हैं। तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के पढ़िएगा अगर आपको कहीं सही समझ में नहीं आता है। इस वजह से हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों दे दिया। तो अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क का निर्यातक नहीं है, बल्कि अगर विश्व में सबसे बड़ा लौह अयस्क का निर्यातक की बात करनी हो तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये विश्व का जो है सबसे बड़ा अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यातक करने वाला देश है। जो लगभग ग्लोबल लेवल पर जो लौह अयस्क का निर्यात होता है यानी एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 53.8% यानी 53.8% जो है ऑस्ट्रेलिया अकेले जो है निर्यात करता है। भारत के 2019 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए, भारत का स्टैटिक्स रिपोर्ट आता है, उसके 2019 के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो शीर्ष लौह अयस्क निर्यातक सूची में भारत जो है 7वें स्थान पर है, ना कि जो है शीर्ष स्थान पर है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन 1 जो है गलत है, क्योंकि इसका जो शीर्ष उत्पादक है वो कौन है? वो ऑस्ट्रेलिया शीर्ष निर्यातक, और भारत का स्थान क्या है? 7वां। इस प्रकार जिसमें ऑप्शन 1 जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 जहां जहां है वो जो है वो ऑप्शन उसमें एलिमिनेट कर दीजिए, यानी ए में है ये गलत हो जाएगा, सी में है तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 2 की बात करें तो ये सही है, क्योंकि कर्नाटक जो है उच्च श्रेणी का अयस्क भंडार है। आपने कर्नाटक के एक जगह का नाम सुना होगा, चिकमंगलूर का नाम सुना होगा आपने। चिकमंगलूर जाएंगे, एक सेकंड, कर्नाटक में आपने चिकमंगलूर का नाम सुना होगा। तो चिकमंगलूर एक ऐसा जगह है, और चिकमंगलूर में क्या है? बाबा बुदान की पहाड़ी का नाम आपने सुना होगा, बाबा बूदन की पहाड़ी। और इसके अलावा कर्नाटक में एक बेल्लारी नाम की जगह है, वहां पर जो है वहां पर अधिकांश अयस्क जो है हेमेटाइट टाइप का लौह अयस्क पाया जाता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, ये 2 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं कर्नाटक में। तो इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 2 सही है, केवल 2।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इसमें काष्ठ स्थलाकृत के बारे में पूछा है कि निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन सी आवश्यक है। ठीक है, पानी में घुलनशील अपारगम चट्टानों से बना उपसतह स्तर। इसके अलावा ऑप्शन 2 है रासायनिक अपक्षय के लिए मध्यम से प्रचुर मात्रा में वर्षा। ऑप्शन 3 है पतली परतों वाली अत्यधिक जोड़ और दरारों वाली चट्टानें। ऑप्शन 4 है भू जल सतह बहुत ही उच्च स्तर। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है? तो अगर ऑप्शन 1 की बात करें, पानी में घुलनशील अपारगम चट्टाने से बना उपसतह स्तर, तो ये गलत है, क्योंकि जो काष्ठ स्थलाकृत होती है, जो काष्ठ टोपोग्राफी होती है, उसकी विशेषता होती है कि वो भूमिगत जल निकासी सिस्टम में बनता है। यानी जमीन के अंदर आपने काष्ठ गुफा देखा होगा कई जगह, या आप एक उदाहरण काष्ठ टोपोग्राफी अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आपने वैष्णो देवी, शायद वैष्णो देवी मंदिर है जो आपने जम्मू कश्मीर में, शायद वैष्णो देवी मंदिर ही कहते हैं, वहाँ गुफा जो है वो काष्ठ स्थलाकृत का उदाहरण है। वहाँ जो गुफा बनी है तो वो काष्ठ स्थलाकृत का उदाहरण है। उसमें आप जाएंगे तो पानी जो है टपकता रहता है। तो इस प्रकार ये भूमिगत जल निकासी का प्रणाली है। इसमें सिंक होल और फिसर गुफाएं होती है जो ये चूना पत्थर से बनी होती है। और इसके अलावा इसमें डोलोमाइट जैसे घुलनशील चट्टानों के विघटन से ये बनती हैं। उपसतही सतह पर रंध्रयुक्त और पारगम्य जो है, अपारगम्य नहीं, ये पारगम्य जो है यानी पानी में घुलनशील चट्टानों जैसे चूना पत्थर से बनी होनी चाहिए। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ये सही है, क्योंकि रासायनिक अपक्षय के लिए मध्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होनी चाहिए। तो कार्बोनिक एसिड जो काष्ठ स्थलाकृत की विशेषताओं का कारण बनता है, जब वर्षा वायुमंडल से गुजरती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा में मिल जाता है, तब यह बनता है। बारिश जमीन पर पहुंचती है और तो मिट्टी से होकर गुजरती है। इस प्रकार एक कमजोर कार्बनिक एसिड घोल बनाने के लिए बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान कर सकती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर को घोल देती है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 सही है। तो एक जहां होगा वो गलत हो जाएगा। इसमें ए में देखिए एक गलत है, बी में है, सी में है, 2 सही है। तो 2 किस में है? इसके बाद बचा कौन? ऑप्शन बी, क्योंकि बी में 2 है, 3 में बी है नहीं। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन 2, ऑप्शन बी सही है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। ये देखिए कास्ट ट्रोफोग्राफी है। आप वैष्णो देवी मंदिर गए होंगे तो ये देखिए ग्राउंड वाटर टेबल है। ये ऐसे जो है आपको अंदर जो है गुफा मिलेगी, तो इसे सिंक होल कहा जाता है। आप अगर देखे होंगे कोई टोपोग्राफी आपको ऐसे दिखे, जो बारिश के कारण कार्बन जो उसमें चूना पत्थर घुलने से ये सिंक होल बनता है। ठीक है, ये केव जैसे ये केव जो देख रहे हैं, यहीं आप जाएंगे वैष्णो देवी मंदिर में, जम्मू कश्मीर में है। तो ऐसे आपकी गुफा मिलेगी, गुफा के अंदर आप जाएंगे मंदिर में, आप मंदिर मिलेगा। तो ये कास्ट टोपोग्राफी या भूमिगत जल के कारण बना है। तो लाइमस्टोन की चट्टानें होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिंक होल और ये केव जैसी जो संरचना होती है, ये किसके कारण बनती है? भूमिगत जल स्तर के कारण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। निम्नलिखित नदी की भू आकृतियों पर विचार करना है। ऑप्शन ए है जल गर्तिका यानी पॉट होल्स। ऑप्शन 2 है जलोढ़ पंख। ऑप्शन 3 है युग्मित नदी वेदिका। ऑप्शन 4 है डेल्टा। उपरोक्त में से कौन सी भू आकृतियां निक्षेपण प्रकृति की, यानी कौन सी लैंडफॉर्म ऐसा है इसमें जो डिपोजिशनल नेचर का है, यानी निक्षेपण से बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में अगर बात करें, एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो पॉट होल्स की बात करें तो पॉट होल जो है, पॉट होल देखिए कुछ इस तरह होता है। ये पॉट होल्स है, ये जो बना है पॉट होल्स है, इसे पॉट होल्स कहते हैं। तो पॉट होल जो है ये अपर्दित है, क्योंकि आपने देखा यहाँ से जो है पानी आ रहा है तो ये अपर्दित कर रहा है, यहाँ पे पत्थर आ रहे हैं तो ये अपर्दित कर रहे हैं। तो ये पत्थर अपर्दित से बन रहा है। निक्षेपण वाली सतह ये है, यानी निक्षेपित हो रहा है, यानी कुछ जमा हो रहा है। तो जो जमा होगा उसे निक्षेपित सतह कहते हैं। पॉट होल्स कैसी है? ये अपर्दित सतह है। तो अपर्दित सतह का मतलब है जो नदी घाटियों में जो चट्टानी तलों में छोटे छोटे आकार के बेलन के गड्ढे और पॉट होल बन जाते हैं, वो पोथलिंग या पॉट ड्रिलिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से चट्टानों के टुकड़े पानी में फंसकर गोल गोल घूमते हैं और चट्टानी परत में पिस कर ड्रिल करते हैं। तो इस प्रकार छोटे छिद्र का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से क्या होता है? ये बनता है। आपने अगर नर्मदा नदी
देखा होगा तो वहाँ पे पॉट होल्स आपको इस तरह मिलेंगे, क्योंकि अगर कोई जैसे मान लीजिए नदी गति कर रही है तो यहाँ पर छोटे चट्टान टुकड़ों में अगर फंस जाते हैं तो उनको ये क्या होते हैं, पहले गोल रहते हैं, फिर वो एक आपने देखा होगा कि बन जाता है वो लहर, तो उसमें जो फंसते फंसते क्या राउंड राउंड घूमने लगते हैं, तो फिर इनका जो है नुकीला हो जाता है, ये चीज़ नुकीला होती है, फिर ये घूमते घूमते ये गड्ढा कर देते हैं, इस प्रकार ये घूमते रहते हैं, तो ये पॉट होल बनता है। सिंपल लैंग्वेज में अभी यही समझिए। अगर बात करें तो इस प्रकार देखेंगे तो ये जो है ऑप्शन एक जो है इसमें ऑप्शन एक गलत है, तो ऑप्शन एक जहां को एलिमिनेट कर दीजिए, बचा सी और डी। तो सी में अगर जलोढ़ पंख की बात करें, जलोढ़ पंख देखिए यही है, जलोढ़ पंख मतलब निक्षेपित जो होता है, निक्षेपण, एक ये कई आकार का होता है, ये पंख त्रिभुज आकार का बजरी रेत और सिल्ट के तलछट छोटे छोटे टुकड़े जो है गांठ निक्षेपित हो जाते हैं, इसे जलोढ़ पंख कहा जाता है। ये आमतौर पर कहाँ बनता है, जो बहते हुए पानी और के पहाड़ियों और घाटियों की खड़ी दीवार के साथ संपर्क में आने से बनते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन दो सही है, तो ऑप्शन दो सही है। इसमें देखेंगे ऑप्शन डी में दो है, सी में दो है, डी में दो नहीं है, इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी जो है तीन जो युग्मित नदी जल वेदिकाएं हैं, यानी ये अपर्दन की प्रक्रिया फलस्वरूप बढ़ती है, बाढ़ के मैदान का जो है अवशेष है। ठीक है, अब इसके अलावा बात करें तो ये क्या है, युग्मित नदी वेदिका डेल्टा है, ये डेल्टा का उदाहरण है, और ये देखेंगे तो ये नदी वेदिकाएं हैं, इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बहते जल द्वारा निर्मित अधिकांश अपरदनात्मक इरोजनल जो लैंडफॉर्म है वो आकृतियां नदी के मुहाने के पास पाई जाती हैं, और ऑप्शन दो है मोनोडॉक्स और पेनीप्लेन स्थिर वायु अपर्दन द्वारा उकेरी गई भू आकृतियों का उदाहरण है। सत्य कथन चुनना है आपको, तो इसमें देखेंगे एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसकी। अगर ऑप्शन एक की बात करें 24 में, तो ऑप्शन एक गलत है, क्योंकि बहते जल द्वारा निर्मित अधिकांश अपर्दनात्मक भू आकृतियां नदी के मुहाने के पास नहीं पाई जाती, क्योंकि अगर बात करें पानी द्वारा जो है अधिकांश निर्मित जो इरोजनल सरफेस हैं वो नदी के युवा अवस्था में पाई जाती हैं। यानी जब नदी कहीं से निकलती है किसी सोर्स से तो वो जब वो युवा अवस्था में रहती है, जैसे मैदान में आती है क्या होता है, प्रौढ़ावस्था में, ठीक है, उसके बाद वृद्धावस्था में, तीन अवस्थाएं होती हैं, तो युवा अवस्था में जो है पाई जाती है। और नदी का मुहाना जो होता है वो पुराने जीर्ण अवस्था में होता है। ठीक है, इसमें मुहाना की बात की गई है, नदी के मुहाने के पास अपर्दनात्मक भू आकृतियां। तो इस प्रकार देखेंगे तो ये डाउन कटिंग करती हैं जब मुहाने, तो नदी बहुत अधिक ढालों से बहती हुई इसे डाउन कटिंग अधिक होती है। हालांकि आधारभूत सतह पर पार्श्व और अंदर दोनों छड़ होता है, यानी अगर भी आकार की घाटी की बात करें, ठीक है, भी आकार की घाटी की बात करें, इसके अलावा अगर बात करें मेंडर्स, टेरेस, ऐसे पोटहोल्स जैसे जो बात करें, तो ये युवा अवस्था की अपर्दनात्मक विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन एक गलत है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो जो है, ऑप्शन दो भी गलत है, क्योंकि मोनोडॉक्स और पेनीप्लेन जो है ये नदी द्वारा जो है बनते हैं, ना कि वायु अपर्दन द्वारा। अभी हमने एग्जाम्पल बताया जिस प्रकार, ना तो एक ना तो दो। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन एक है पानी का भूमिगत प्रवाह, ऑप्शन दो है वनस्पति आच्छादन, ऑप्शन तीन है तापमान में वार्षिक परिवर्तन, ऑप्शन चार है चट्टान की अंतर्निहित संरचना, ऑप्शन पांच है जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन। उपर्युक्त में से कौन से कारक भू आकृतियों के विकास में योगदान करते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया गया है। सही जो है योगदान जो करते हैं उसका जो है आपको देखना है। तो अगर बात करें भू आकृतियों के विकास में कौन कौन से जो है योगदान करते हैं, तो अगर बात करें भूमि की सतह जो वर्तमान में भू आकृति जिसे कहते हैं, तो विभिन्न भू सतह प्रक्रियाओं का परिणाम है, यानी जो लंबे भूवैज्ञानिक समय से संचालित होते आए हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं हो रही, भौतिक प्रक्रियाएं और पर्यावरणीय कारक, जैसे चट्टानी संरचनाएं, टेक्टोनिक गतिविधि, चट्टान के प्रकार, जलवायु और ये क्लाइमेट चेंज वगैरह, और इसमें मानव गतिविधि भी शामिल है।
तो इन सब का सम्मिलित रूप होता है भू आकृति का विकास। और भू आकृति के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे अगर बात करें तो किसी विशेष क्रम में बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी क्रम हो सकता है, जैसे अपर्दन क्षमता वाले जल का भूमिगत प्रवाह, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, तापमान में उतार चढ़ाव। तो इस तरह देखेंगे तो इसमें सभी जो है शामिल है। तो इस प्रकार में उपयुक्त सभी जो है इसमें शामिल है भू आकृति के विकास में। तो ये देखेंगे, ये वी शेप वैली है, आपने अभी वी आकार की घाटी देखा था ना, एक सेकंड। तो ये इसका एग्जाम्पल, ये लटकती हुई घाटी है, ये यू आकार की घाटी है, ये वी शेप में, फिर धीरे धीरे इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती है तो यू आकार की घाटी हो जाएगी। ये हैंगिंग वैली कहते हैं इसे, ये हैंगिंग वैली कहते हैं। आपने अगर पहाड़ों के बीच ऐसे झरने दो देखा होगा गिरते हुए, तो इसे हैंगिंग वैली के नाम से जाना जाता है। यानी नदी जो है अगर वैली से गिरती है तो जो है इसे हैंगिंग वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसे जो देख रहे हैं ये वाला इंसेलबर्ग है, ये ऐसे आपको जगह जगह अगर चट्टान दिखाई दे खड़ा हुआ तो इसे इंसेलबर्ग का उदाहरण कहा जाता है। तो आप ये लैंड फॉर्म जो है आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सी विशेषता हिमाच्छादन प्रक्रिया से जुड़ी हुई, यानी ग्लेशिएशन प्रोसेस से कौन सी आकृति बनती है। ऑप्शन 1 है यू आकार के हिमनद कुंड, ऑप्शन 2 है लटकती घाटियां, ऑप्शन 3 है आधारशिला के अलग अलग टुकड़े, ऑप्शन 4 है इंसेलबर्ग नामक बृहद जो है इरोजन पहाड़ियां। तो सही उत्तर आपको चूज करना है। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या क्या बनता है, सबसे पहले अगर देखें ऑप्शन ए की यू आकार की घाटी देखें तो ये यू आकार की घाटी है। यू आकार की घाटी गर्त घाटी या हिमनद कुंड हिमाच्छादन प्रक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। जैसे अगर बात करें, जैसे नदी जो है युवावस्था में जब रहती है तो देखिए ये इस तरह रहती है, उसका पार्श्व ढाल बहुत तीव्र रहता है। समय के साथ जैसे जैसे इरोजन बढ़ता है उसका ढाल जो है बढ़ता जाता है, तो वी आकार से वो यू आकार में बनती चली जाती है, तो उसका ढाल जो है कम होता जाता है, यानी युवा अवस्था में नदी का ढाल तीव्र होता है। तो ये देखिए पहले जो है ये इस तरह रही होगी, इसके बाद धीरे धीरे चौड़ाई बढ़ रही है। तो इस प्रकार देखेंगे यू आकार की घाटी, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 1 सही है, तो एक जहां जहां होगा वो सही होगा। देखिए बी में एक नहीं, इस प्रकार ये एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 भी सही है, क्योंकि जो मैंने हैंगिंग वैली आपको दिखाई, हैंगिंग वैली देखिए ये है, ये हैंगिंग वैली है। तो हैंगिंग वैली जो है, एक सेकेंड, तो मुख्य घाटी जो है सहायक घाटी की तुलना में बहुत अधिक तेजी से अपरदित होता है, क्योंकि बहुत से अधिक मात्रा में ग्लेशियर जो है, जैसे देखिए ग्लेशियर क्या होते हैं, ये पिघलने के बाद एक सहायक मुख्य घाटी द्वारा ऊपर से क्या होती है, ऐसे आगे पिघलने के बाद ये आती है, यहाँ पर जो है लटक के जो है लटकती है। इस प्रकार से हैंगिंग वैली के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार जो है ये भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, यानी यू शेप्ड हैंगिंग वैली ये सही है। तो 1 और 2 जिसमें होगा वो ऑप्शन सही होगा। इसमें देखिए 1 नहीं शामिल है, इस प्रकार ये गलत। इसमें देखिए 2 नहीं शामिल, इस प्रकार एलिमिनेट। बचा कौन सा, ए और सी। अब बात करेंगे कि जो ये विकल्प 3 की बात करेंगे तो ये भी सही है, क्योंकि जो है इसमें जो प्लकिंग होता है, यानी जिसके उत्खनन के रूप में देखते हैं, तो ये एक हिमनद की घटना होती है जो अलग अलग टुकड़ों में आपको संयुक्त ब्लॉक के रूप में कहीं देखने को मिलती है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 भी सही है। ऑप्शन 4 की बात करें तो इंसेलबर्ग जो है, जो इंसेलबर्ग की बात किया ये गलत है, क्योंकि इंसेलबर्ग की संरचना आपको देखेंगे कहाँ मिलेगी, ये ध्यान रखना है। इंसेलबर्ग कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। तो ये एक अवशिष्ट पहाड़ी होती है, यानी समतल जमीन से ये देखिए उठी हुई ये खड़ी ढाल होती है, और शीर्ष जो है इनकी विशेषता है वे ये कहाँ पाए जाते हैं, आपको पश्चिम ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, साउथ अफ्रीका मिल जाएगा, कई रेगिस्तान और शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे ये हिमनदी संरचना नहीं है, रेगिस्तानी संरचना है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है। इसमें देखेंगे 1 2 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर। ऑप्शन 1 दिया गया खड़िया यानी क्रिक, सर्क, बरखान, गोखुर झील। यदि आप गंगोत्री ग्लेशियर से अरब सागर की यात्रा थार रेगिस्तान से होते हुए कर रहे हैं तो निम्नलिखित में कौन सा क्रम आपको उपयुक्त आकृतियां मिलेगी। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है।
अगर बात करें, इसमें पूछा है आप गंगोत्री ग्लेशियर से अरब सागर की यात्रा कर रहे हैं, ना कि आप ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ नहीं जा रहे हैं क्या, बे ऑफ बंगाल की तरफ अरब सागर की यात्रा कर रहे हैं। तो इसमें आपको निम्नलिखित में कौन कौन सी आकृतियां मिलेगी, तो इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये गंगोत्री ग्लेशियर है, तो यहाँ पर आपको क्रिक मिलेगा, ग्लेशियर फीचर यानी हिमनदी जो संरचना होती है वो आपको मिलेगा क्रिक, ठीक है। इसके बाद अगर आप आएंगे यहाँ पे ऑक्सफ्लो लेक मिलेगा, यानी फ्लूवियल फीचर मिलेगा, यानी प्लेन में, मैदानी इलाकों में। ऑप्शन 3 देखेंगे तो यहाँ पे आपको बरखान मिल जाएगा, थार डेजर्ट में आपने बरखान जो है मिल जाएगा। उसके बाद आएंगे अरेबियन सी के बाद आपको क्रिक मिल जाएगा, तो यहाँ पे नाम सुना होगा आपने क्रिक, कोस्टल फीचर्स मिल जाएगा क्रिक, सिर क्रिक और कोरी क्रिक का नाम सुना होगा। तो इस प्रकार जो है ये आपको आंसर दिमाग में रखना है क्या क्या मिल सकता है। तो आप लैंडस्केप फीचर्स की बात करेंगे तो आपको ये मिलता है, यानी अगर देखा जाए इसमें कौन सा सही है ऑप्शन, तो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ये क्रम जो मिलेगा सबसे पहले क्या मिलेगा हमको, सबसे पहले जो मिलेगा वो क्रिक मिलेगा जो एक ग्लेशियर संरचना है। उसके बाद गोखुर झील मिलेगी जो प्लेन में मिलता है। उसके बाद देखेंगे बरखान मिलेगा जो रेगिस्तान में मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा, क्रिक मिलेगा जो आपको तटीय इलाकों में, या क्रिक या खाड़ी मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या इसके लैंडस्केप फीचर की बात करें। ये देखिए क्रिक है, यानी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है तो इस तरह मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें धीरे धीरे वी शेप्ड वैली से क्या यू शेप्ड वैली मिलती है, एक आपको क्रम समझा रहे हैं। फिर आपको जो है ऐसे प्लेन में आएंगे तो जो है आपको इस तरह मिलेगा। ये गोखुर झील, ऑक्सफ्लो लेक मिलेगा। ये कहाँ की विशेषता है, नदी विशेषता है, ये मैदानी इलाकों की विशेषता है, जहाँ पर नदियाँ जो है ये जो है अपना जो है प्रवाह छोड़ के जब प्लेन में होती हैं, पानी ज़्यादा होता है तो ये एक अलग चैनल धारण कर लेती हैं। तो पहले क्या पोजीशन होता है, ये नदियाँ क्या करती हैं जब जैसे पहाड़ से निकली तो ये क्या इरोजन करती हैं, इरोजन करके जैसे मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं तो ये जो है मियंडर करने लगती हैं। यानी इसके बाद देखिए पहले नदी यहाँ से जो है यहाँ पर डिपोजिशन हो गया, जो गाद लाई यहाँ पर डिपोजिशन कर ली, तो जब यहाँ पर गाद डिपोजिशन हो गया तो वो एक नया रास्ता नदी अख्तियार कर लेती है, यहाँ से बहने लगती है। फिर ये आती है मैदानी इलाका में, फिर यहाँ पर जो है अपना जो गाद लाई फिर यहाँ पर अगर सेडिमेंट्री डिपोजिशन कर लेती है, फिर ये अपना रास्ता इधर से कर लेती है। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे नदी का जो है ये दोनों जो इलाका है ये धीरे धीरे क्या होता है, ये मतलब एक दूसरे के पास आने लगता है। एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे सेडिमेंटेशन होने के कारण नदियाँ सीधे प्रवाह करने लगती है। तो इस प्रकार कौन सा इसमें ऑप्शन सही, ऑप्शन सी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। एस्कर्स और रोस माउंटोनी देखने के लिए आप निम्न में से किस देश की यात्रा करेंगे। ऑप्शन ए कांगो, ऑप्शन बी स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी यमन, ठीक है। इसमें ये इंग्लिश रूपांतर दिया है। तो अगर बात करें ये एस्कर जो विशेषता है और रोस माउंटेनी है, तो ये जो है अनगिनत ग्लेशियरों की उपस्थिति के साथ ये सेमी ट्रॉपिकल देश में होने के कारण यहाँ पर एस्कर्स और रोस माउंटेनी प्रकृति से पाए जाते हैं, ठीक है। एस्कर्स की बात करें, आप पहले एस्कर्स देख लीजिए। ये एस्कर्स है, ये एस्कर्स है, ऐसी जो संरचना आपको दिखाई दे रही है एस्कर्स है, ठीक है। एस्कर्स एक निक्षेपण यानी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। अगर इसमें ऑप्शन देखें तो कांगो में कौन सी क्लाइमेट है, कांगो में आप कांगो मतलब आप गर्म प्रदेश में, यानी ये ट्रॉपिकल विशेषता है, जबकि इसमें ट्रॉपिकल की विशेषता है नहीं क्योंकि ये समशीतोष्ण क्लाइमेट पाया जाता है। यमन की बात करें तो ये भी ट्रॉपिकल विशेषता यानी रेगिस्तान है, यहाँ भी नहीं पाया जाएगा। मॉरिशस की बात करें ये भी ट्रॉपिकल की विशेषता है तो यहाँ भी नहीं पाया जाता। तो बचा कौन, स्कॉटलैंड, यानी जो ठंडा है हिमनदी ग्लेशियर वाला, वहां पे आपको ऐसे लैंडफॉर्म मिलेंगे। इसके अलावा ये है रॉस माउंटेन का उदाहरण है, यानी रॉस माउंटेनी है ये अपर्दन के फलस्वरूप बना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करेंगे एस्कर की तो ये निक्षेपण के फलस्वरूप बना है, ठीक है। ये रॉस माउंटेन जो है आमतौर पर ये गोल गार्ड के रूप में होते हैं जो हिमाच्छादन की प्रक्रिया के अपर्दन के फलस्वरूप बनते हैं। अब इसको कैसे बनता है ये आपको इतना जानना नहीं जरूरी, ये आपको की करना कौन सी प्रकृति जो है किस डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से संबंधित है ये आपको जानना जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, ज्वालामुखीता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश ज्वालामुखी
टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं यानी विवर्त की प्लेट सीमाओं पर मिलते हैं। ऑप्शन 2 की बात करें, पृथ्वी के आंतरिक कोर के आंशिक पिघलने से मैग्मा का निर्माण होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। ठीक है, तो इसमें अगर ऑप्शन बात करें तो ऑप्शन ए की बात करें, जो अधिकांश ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है प्लेट टेक्टोनिक की सीमाओं पर मिलते हैं, तो ये जो है सही है, क्योंकि ज्वालामुखी सामान्य रूप से समुद्र और स्थल के सक्रिय प्लेट सीमा पर होते हैं। अगर सपोज ये बात करें, ये है महासागरी प्लेट यानी ओशनिक प्लेट है। इधर आएंगे अगर महाद्वीपीय प्लेट, मैंने आपको बताया था कि जो महासागरी प्लेट होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, महाद्वीपीय प्लेट की डेंसिटी कम होती है। तो ये बसाल्टिक होता है, तो बसाल्ट की डेंसिटी जाहिर सी बात है समुद्र पर ये डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी। उसके अलावा जो भारी प्लेट होगी वो नीचे दबेगी, जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर उठेगी। तो जैसे जैसे भारी प्लेट का नीचे नीचे सबडक्शन होता जाता है यानी नीचे दबती जाती है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर दबाव बढ़ता जाता है। दबाव बढ़ता है तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने एक सीमा के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक सीमा के बाद इसमें चट्टान टूटने लगती है तो धीरे धीरे क्या हो, रेडियो एक्टिव तक तो जो है एक्टिव हो जाते हैं, तो ये पिघल जाते हैं तो धीरे धीरे जब ये चट्टान टूटेगी प्रेशर रिलीज होगा, प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होने पे क्या होता है, जो है ये जो गर्म गलित मैग्मा है वो ऊपर आता है, ऊपर आएगा तो कहीं ना कहीं दरार से ये फिसरित होगा। तो इस प्रकार ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना देते हुए आप अधिकांश ज्वालामुखी प्लेट की सीमाओं पर होते हैं, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करें तो ये गलत है। पृथ्वी की आंतरिक कोर के आंशिक पिघलने से मैग्मा का निर्माण होता है। तो मैग्मा की उत्पत्ति है पृथ्वी की परत के निचले भाग यानी मेंटल और ऊपरी भाग से होती है। यानी अगर मैग्मा का निर्माण जो आप देखो, ये भी ध्यान रखना है, मैग्मा कहाँ बनता है। पृथ्वी को 3 भागों में बांटते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो जो मैग्मा का निर्माण होता है वो मेंटल के जो है ऊपरी परत में होता है, कोर में नहीं होता है। तो इस प्रकार देखें, पृथ्वी के आंतरिक कोर में मेंटल में ये होता है, यहाँ पर गर्म गलित मैग्मा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 2 गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। अब थोड़ी सी इसकी और विशेषता देख लेते हैं, आगे वाले हम आपको फिगर से और थोड़ी सी विशेषता समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो मैग्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा की जो श्यानता होती है यानी विस्कोसिटी, वो ज्वालामुखी आकृति को प्रभावित करती है। ऑप्शन 2 की बात करें, बसाल्टिक मैग्मा में लोहा और मैग्नीशियम की मात्रा उच्च होती है। ऑप्शन 3 की बात करें, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान पृथ्वी की सतह पर आने वाले मैग्मा को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। तो उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको सही कथन चूज करना है। तो अगर बात करें दोस्तों ऑप्शन 1 की, तो ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा की जो विस्कोसिटी जो होती है वो ज्वालामुखी आकृति को प्रभावित करती है। अब विस्कोसिटी मतलब मैग्मा की विस्कोसिटी मतलब उसके जो मैग्मा गाढ़ा होगा, तो अगर मैग्मा सपोज ये मैग्मा निकला, यहां से मैग्मा निकला और ये गाढ़ा और चिपचिपा है। आप जो है अगर कोई सपोज जेल लीजिए, आपने जेल लगाया तो जेल कहाँ होता है? ज्यादा दूर फैलता है कि जितने में लगाते हैं उतना दूर फैलता है। तो अगर मैग्मा चिपचिपा गाढ़ा होगा तो ज्यादा दूर फैलेगा नहीं, यानी मैग्मा की अम्लीयता ज्यादा होगी तो ज्यादा दूर फैलेगा नहीं। तो वो एक डोम यानी पर्वत का जो होता है ये एक डोम की तरह बनता है, या कह लें पर्वत की संरचना जो है बन जाती। और अगर मैग्मा जो क्षारी होगा यानी उसमें जो है क्षार की मात्रा ज्यादा होगी, तो वो जो है जब मैग्मा ऊपर आएगा लावा के रूप में, तो क्या होगा, ज्यादा दूरी तक मैदान के रूप में जो है प्रवाहित हो जाएगा। तो ये बड़े मैदानी संरचना में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसकी विस्कोसिटी कैसी है? तो उसका विस्कोसिटी के ज्वालामुखी की आकृति को प्रभावित करती है, यानी अधिक जो चिपचिपा वाले मैग्मा है, जो ज्यादा विस्कोस है वो मैग्मा होती है। जबकि अगर वही जो मैंने एक्सप्लेन बताया क्षारी मैग्मा होगा तो वो जो है ज्यादा दूर तक फैलेगी। तो इस प्रकार देखेंगे आप, ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 1 सही। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही। बसाल्टिक मैग्मा में क्या होता है, लोहा और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है। तो बसाल्टिक लावा की उत्पत्ति सामान्य रूप से पृथ्वी के मेंटल के गलने से होती है। ठीक है, अभी मैंने बताया पृथ्वी को 3 वर्ग में बांटते हैं। यहाँ पर जो है इसे क्या कहते हैं, क्रस्ट को क्या कहते हैं, सियाल। इसे क्या कहते हैं, मेंटल को सीमा। इसे क्या कहते हैं, मेंटल। कोर को क्या कहते हैं, निफे।
यानी सिलिका एल्युमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम, निकिल और फेरस लोहा। तो जो इसमें क्या बेसाल्टिक मैग्मा में लोहा और मैग्नीशियम जो है आता है। तो इस प्रकार देखेंगे आपको यहाँ पर चट्टान लोहा और मैग्नीशियम समृद्ध होता है, इसलिए इसमें सिलिका, पोटेशियम, सोडियम का अभाव होता है। ठीक है, अब बात करेंगे ऑप्शन 3 की। ऑप्शन 3 देखेंगे तो ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी की सतह पर आने वाले लावा को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। तो अवस्थित के आधार पर मैग्मा और लावा में अंतर होता है, यानी मैग्मा का निर्माण पिघली हुई चट्टानों से होता है। पृथ्वी की सतह पर मैग्मा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। इस प्रकार जो है ऑप्शन 3 जो है गलत है, यानी उपस्थित के आधार पर मैग्मा और लावा के अंतर होता है, न कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो है इसे कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन 3 गलत है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। अब देखिए, अभी हमने आपको यही समझाया, आपको एक बार फिर से आपका जो रिवीजन हो जाएगा अगर आपने जो है नहीं। पृथ्वी को 3 मेन भागों में बांटते हैं। ठीक है, अब ये 3 मेन भाग कौन से हैं तो समझ लेते हैं। सपोज ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट मेंटल को जो है क्या बांटते हैं? अपर मेंटल और लोअर मेंटल में बांट लेते हैं 2 भाग में। इसके अलावा कोर को आउटर कोर और इनर कोर में बांट लेते हैं। तो क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, अब इसको कुछ जो है डिसकंटिन्यूटी होती है, यानी एक सीमा निर्धारित की गई है जो क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है। अगर आप बात करेंगे क्रस्ट को मेंटल से क्या अलग करता है, तो आप देखेंगे अपर जो क्रस्ट है वो लोअर क्रस्ट से अलग होता है, उसे कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। यानी अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट से अलग होता है, उसे क्या कहते हैं? कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी। इसके अलावा अगर बात करें क्रस्ट को मेंटल से क्या अलग करता है? मोहरिक डिसकंटिन्यूटी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन दे देगा कौन सा किसको अलग करता है। तो ये लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से अलग करता है। आप ये मत बताइएगा मोहरिक क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है। लोअर क्रस्ट, यानी इसको जो है हमेशा जो है क्रस्ट, मेंटल और कोर को 2 बराबर, यानी अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर, लोअर कोर, तो इसमें भागा जाता है। तो सबकी डिसकंटिन्यूटी यानी सबकी सीमा निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार कॉनरोड कहा अपर और लोअर क्रस्ट को, मोहरिक डिसकंटिन्यूटी को है क्या? लोअर क्रस्ट अपर मेंटल को। इसके अलावा रेपिड डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे तो वो किसको? अपर मेंटल और लोअर मेंटल को। इसके अलावा गुटेनबर्ग की बात करेंगे तो वो जो है लोअर मेंटल और आउटर कोर को अलग करता है। इसके अलावा लेहमैन की बात करेंगे तो वे जो है आउटर कोर और इनर कोर को जो है अलग करता है। और इसमें क्या कहते हैं? क्रस्ट को क्या कहते हैं? सियाल, और मेंटल को सीमा, और कोर को निफे। ये याद रखिएगा। अब बात करेंगे कि डेंसिटी आपको जो है देखेंगे तो बढ़ती जाएगी, अंदर जाएंगे, ये ध्यान रखना है। पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे डेंसिटी आपको बढ़ती जाएगी। अब बात करेंगे ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं। तो ज्वालामुखी एक होता है कंपोजिट ज्वालामुखी, एक होता है सिलेंडर कोन ज्वालामुखी, एक होता है सील्ड ज्वालामुखी। ठीक है, अगर ये तो होगा ज्वालामुखी के प्रकार, यानी लावा उद्भव होता है उसके अनुसार जो है ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए ज्वालामुखी उद्भव के आधार पर कितने जो है प्रकार के ज्वालामुखी होती है। ये तो उद्भव के आधार पर होता है, यानी निकलने उद्भव के आधार पर, ये ज्वाला उसके लावा के आधार पर। तो उद्भव देखेंगे तो एक होता है वेल्कोनियन इरप्शन, इसके अलावा पिलियन इरप्शन, पेलियन इरप्शन, स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन, हवाइयन इरप्शन, आइसलैंडिक इरप्शन। तो इस प्रकार के जो है इरप्शन के आधार पर जो है ज्वालामुखी होते हैं। तो इसमें सबसे खतरनाक कौन होता है? आप देखेंगे तो पिलियन इरप्शन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें जो विस्फोट होता है तो कई किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल के कह सकते हैं वहां तक धुआं धूल खड़ होता है। कई दिनों तक जो है ये सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर आने से रोक सकता है, इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन। और एक बात, ज्वालामुखी में सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलता है? तो ज्वालामुखी जो है सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? सबसे ज्यादा जो है जलवाष्प पाई जाती है। और जलवाष्प पाए जाने का कारण ये है क्योंकि ज्वालामुखी का जो वो उद्गार हो रहा है तो उसमें महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का टकराव हो रहा है। तो महासागर में क्या है? जल है। तो धीरे धीरे जब सबडक्शन होता है तो धीरे धीरे इसका पानी अंदर जाता है। पानी अंदर जाता है तो इसमें ज्वालामुखी में भी जो पानी की मात्रा कुछ ना कुछ पाई जाती है। इसलिए इरप्शन के फलस्वरूप क्या होता है? जो है जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में होता है। अन्य गैसें भी होती हैं लेकिन हर ज्वालामुखी में आपको पानी की मात्रा मिलेगी। अब वोल्केनो को देख लेना। अगर फिशर बात करें, फिशर वोल्केनो की बात करें तो इसमें क्या होता है? एक जेंटल टॉप यानी बेसाल्टिक लावा
लैक बहकर बहुत दूर तक जाती है, ठीक है। और एक डोम शेप वल्केनो, इसमें मतलब वेंट बनता है, ठीक है। और जो है ये डोम शेप बनती है। यहाँ पर जो है आप देखिए एसिडिक लावा है, इसके अलावा काल्डेरा वोल्केनो है। तो इसका वीडियो पॉज करके आप विशेषता देख लीजिएगा, लेकिन जो मेन था ये जानना था आपको, मेन मैंने समझा दिया। और एक चीज है, ज्वालामुखी जैसे निकलता है, ज्वालामुखी निकलने के दौरान ऐसा है नहीं कि आप जो है पूरा ज्वालामुखी सतह पर आ जाता है। कुछ ऐसे जो है होता है जो यानी पृथ्वी के अंदर जो है सतह में ही ज्वालामुखी जो है लावा या मैग्मा कह सकते हैं, मैग्मा ही कहते हैं, जम जाता है। तो उसको क्या कहते हैं ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो सबसे नीचे जो सबसे बड़ी आकृति होती है, जो यानी जो मैग्मा निकलता है वो जम जाता है, उसे क्या कहते हैं, बैथोलिथ, ठीक है। और जो वहीं दरार में लंबवत संरचना में जमता है उसे क्या कहते हैं, स्टॉक, सॉरी डाइक कहते हैं। और एक जो है आपने देखा होगा इस तरह की संरचना जो बनती है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, उल्टे ढक्कन की संरचना या फिर डोम की संरचना, डोम बोल दीजिए। इसे क्या कहते हैं, लैकोलिथ बोलते हैं, लैकोलिथ। और बैथोलिथ किसे बोलते हैं, जो सबसे पृथ्वी के नीचे की संरचना ज्वालामुखी फलस्वरूप क्या बैथोलिथ आता है। सिल बोलेंगे, सिल जो है ज्वालामुखी जो है क्षैतिज रूप में जो जम जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये कंपोजिट वोल्केनो है, जो है एक जगह जो है ये जमा है। इसके अलावा आप लावा ये फ्लो हुआ तो लावा प्लेटू का उदाहरण है, सियंडर कोन। तो इस प्रकार की देखेंगे। मेन जो आपको ध्यान रखना है, तो बैथोलिथ ये पृथ्वी के अंदर होता है, लैकोलिथ की संरचना, सिल्ट डाइक, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो भू आकृत प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 दिया गया है। बहिर्जनित बल भूमि के निर्माणकाली बल के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन 2 है पटल विरूपण संचलन अक्सर पर्वत निर्माण से संबंधित होता है। ऑप्शन 3 है अंतर्जत बल द्वारा पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है, यानी एक्सोजेनिक जो प्रोसेस फोर्स होता है उसके कारण भू निर्माणकारी बल के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कौन सा सही है। अगर क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो इसमें ऑप्शन 1 दिखे, तो ऑप्शन 1 जाहिर सी बात है सही है, क्योंकि बहिर्जनिक यानी एक्सोजेनिक फोर्स के द्वारा क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर या उसके नजदीक या उसके ऊपर बलों के कारण पृथ्वी की सतह में दरारें पड़ जाती है। और ये पृथ्वी के एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या होता है, क्षतिकारी यानी नष्ट कर दिया। भूमि में क्या इसके कारण क्या होता है, अपर्दन और अक्षय जैसे घटनाएं सामने आती है। तो इस प्रकार देखेंगे ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही है, क्योंकि पटल विरूपण बल से तात्पर्य यानी पटल विरूपण का तात्पर्य होता है डायस्ट्रॉफिज्म। डायस्ट्रॉफिज्म मतलब एक बात ध्यान रखिएगा, पटल विरूपण यानी ये बहुत धीरे धीरे प्रक्रिया हो रही है, धीरे धीरे प्रक्रिया होनी होती है। तो धीरे धीरे क्या निर्माण होता है, धीरे धीरे पर्वत का निर्माण। ये तो है नहीं एक रात में उठे और पर्वत का निर्माण हो गया। तो डायस्ट्रॉफिज्म यानी पटल विरूपण संचलन जब भी आपके सामने आए तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये धीरे धीरे निर्माण होती है। धीरे धीरे क्या निर्माण होता है, तो धीरे धीरे अगर पर्वत के संबंध धीरे धीरे पर्वत का निर्माण होता है। तो पटल विरूपण से तात्पर्य ऐसे बल से होता है जो पृथ्वी की परत के ठोस पदार्थों के संचलन के कारण उत्पन्न होता है। ये सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह का निर्माण होता है इसी के अंतर्गत शामिल किया है। यानी पटल विरूपण संचलन के अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर जो भी प्रक्रिया आप सतह देख रहे हैं वो पटल विरूपण संचलन के अंतर्गत होती हैं। जब प्लेट टेक्टोनिक ज्वालामुखी पृथ्वी के परत के बलन के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। इसके कारण अक्सर क्या होता है, इसे पर्वत निर्माण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको जो एक और शब्द के नाम से ओरोजेनी, तो इससे ओरोजेनी से संबंधित होता है। तो इस प्रकार जो है आप देखेंगे तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है, क्योंकि अंतर्जात बल से पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी इसका नाम है एंडोजेनिक फोर्स, कहां उत्पन्न होगा, पृथ्वी के अंदर से। तो उपयुक्त में कौन सही है, उपयुक्त सभी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 32 के, मैग्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिलिका की कम मात्रा वाला जो लावा गाढ़ा और चिपचिपा होता है। अभी मैंने बताया कि मैग्मा की विशेषता के बारे में बहरहाल देख लेते हैं। ऑप्शन 2 की बात, मैग्मा ठंडा होने पर इसके चिपचिपेपन में कमी आती है। ऑप्शन 3 की बात करें, मैग्मा अधिक चिपचिपा होने के कारण ज्वालामुखी उद्गार तीव्रता से होती है। कौन सा कथन सही है, अभी मैंने एक्सप्लेनेशन इसका बता दिया है। ऑप्शन 1 की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि जो मैग्मा की संरचना होती है इसके चिपचिपेपन से व्यापक रूप से प्रभावित होती है। अब सिलिका की मात्रा
सिलिका की मात्रा अधिक होने पर मैग्मा चिपचिपा होता है, यानी सिलिका की मात्रा जिसमें अधिक होगी वो क्या होगा, गाढ़ा और चिपचिपा होता है। इस प्रकार ऑप्शन एक गलत है, तो ऑप्शन एक जहां जहां होगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ए बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो की बात करें तो ये भी गलत है, क्योंकि मैग्मा ठंडा होने पर इसके चिपचिपेपन में कमी आती है। तो ये जो है अगर इसकी बात करें तो निम्न तापमान वाले मैग्मा अधिक तापमान वाले मैग्मा की तुलना में अधिक चिपचिपा होता है, यानी तापमान जो है बढ़ने के साथ मैग्मा का चिपचिपापन कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन दो गलत है। तो बचा कौन सा, तीन। तो तीन सही है, मैग्मा के अधिक चिपचिपा होने के कारण ज्वालामुखी के उद्गार की तीव्रता अधिक होती है। तो ये सही है, क्योंकि अधिक चिपचिपा गैस से अधिक सांद्रता वाले मैग्मा भरे होंगे, उसमें तीव्रता से उद्गार होगा। मैग्मा ऊपर उठने के साथ दबाव से उत्पन्न होगी, और दबाव को उत्पन्न होगी तो जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें तीव्रता से बाहर निकलेंगी। सिलिका की अधिक मात्रा के कारण मैग्मा जो है अधिक तीव्रता से बाहर निकलता है और एक विस्फोट होता है। इस प्रकार ऑप्शन तीन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, अपक्षय की प्रक्रिया यानी वेदरिंग प्रोसेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है, अपक्षय छोटे छोटे कणों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शामिल होता है। ऑप्शन दो है, तापमान में परिवर्तन चट्टानों के अपक्षय के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन तीन है, अपक्षय प्रक्रिया प्रकृति में केवल भौतिक होती है। कौन सा कथन सही है? अगर इसमें ऑप्शन को हम लोग चेक करें तो सबसे पहले ऑप्शन एक को देखें तो ऑप्शन एक गलत है, क्योंकि अपक्षय और अपर्दन एक क्या है, एक्सोजेनिक। अपक्षय और अपर्दन क्या है, अपक्षय और अपर्दन क्या है, एक एक्सोजेनिक यानी बहिर्जनित प्रक्रिया है, या एक्सोजेनिक फोर्स के कारण ये अपक्षय अपर्दन होता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि अपक्षय में चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना शामिल होता है। आप विशेषता एक देख लीजिए, जो अपक्षय होता है इस प्रक्रिया में क्या होता है, अपने स्थान पर ही, यानी इसमें गत्यात्मक प्रकृति नहीं होती, यानी इसमें गति नहीं होती। अपने स्थान पर क्या होता है, चट्टान टूटते हैं। ठीक है, अपने स्थान पर ही चट्टान छोटे छोटे टुकड़े में टुकड़े, इसमें क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शामिल है। तो ये जब आप कीवर्ड ध्यान रखेंगे कि अपक्षय जो होता है अपने स्थान पर, यानी स्थैतिक प्रक्रिया, ना कि गति। और अपर्दन क्या है, ये अपर्दन अगर यहाँ लिखा होता तो ये सही होता, क्योंकि अपर्दन क्या है, एक गतिक प्रक्रिया है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान। इस प्रकार जो है ऑप्शन एक गलत है। ऑप्शन दो भी गलत है कि तापमान में परिवर्तन चट्टानों के अपक्षय के लिए उत्तरदायी होते हैं। मैंने बताया कि अपर्दन अपक्षय की एक विशेषता है। तो ऑप्शन दो की बात करें तो निम्न तापमान ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो में तापमान में परिवर्तन होने से यांत्रिक अपक्षय होता है। ठीक है, ये मैंने, तो इसमें जो है अपक्षय क्या है, स्थैतिक प्रक्रिया। इस प्रकार ऑप्शन एक गलत हो गया। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो जो है, अगर तापमान में परिवर्तन से होने से यांत्रिक अपक्षय होता है तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस कहा जाता है। तापमान में परिवर्तन होने से चट्टान फैलती है और ठंडी होने से सिकुड़ती है। यानी अगर बात करें, ये सही है, क्योंकि अगर बात करें, अगर गर्मी के टाइम की बात करें, गर्मी में क्या होता है, तापमान ज्यादा होता है। अगर कोई रॉक्स है तो उसमें क्या होगा, तापमान ज्यादा मिलेगा तो क्या होगा, फैलेगी। और वहीं रात में क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा दिन की अपेक्षा, तो चट्टान सिकुड़ेगी। तो इसका जो प्रभाव होता है, इसके कारण क्या होती है, ये चट्टानें कमजोर हो जाती हैं, और सिकुड़ने और फैलने के कारण जब यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, चट्टान जो है कमजोर हो जाती है। कमजोर होने से क्या होता है, एक बार बार दोहराए जाने से तो ये रासायनिक अपक्षय में वृद्धि हो जाती है। तो उच्च तापमान पर रासायनिक क्रिया तेजी से होती है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन दो सही है। तो ऑप्शन तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन जो है गलत है। अपक्षय की प्रक्रिया की प्रकृति केवल भौतिक नहीं होती, अभी मैंने बताया ये रासायनिक, यांत्रिक, जैविक तीनों हो सकती है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन देखा जाए कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन एक और दो सही है, सॉरी एक गलत है, दो सही है, तीन गलत है। इसमें कौन सा बचा, बी ऑप्शन, यानी ऑप्शन दो सही है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की। अपक्षय की प्रक्रिया दी गई, विशेषताएं दी गई है, यानी वेदरिंग प्रोसेस दिया गया है। अभी मैंने बताया अपक्षय क्या स्थैतिक प्रक्रिया है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अपर्दन गैतिक प्रक्रिया है। उस भी कथन में कौन सही है, कार्बोनीकरण इसका जो है संबंध है, इस प्रक्रिया से जंग लगता है। दूसरा है विगलन, इसके रासायनिक अपक्षय का एक प्रकार है। तीसरा ऑक्सीकरण, यह गुफाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें सही उत्तर आपको चूज करना है। तो अगर युग्म एक की बात करें तो युग्म एक जो है इसका सही नहीं, क्योंकि कार्बोनीकरण एक प्रकार का रासायनिक अपक्षय है। ठीक है,
और जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड में मिल जाने से कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। कार्बनिक अम्ल घुलकर चट्टानों में खनिजों को तोड़ देते हैं। इस प्रकार अपक्षय गुफाओं के निर्माण में क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जंग लगने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि क्या है, गुफाओं के निर्माण में अपना जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विगलन की बात करें यानी थॉइंग की बात करें, एक भौतिक अपक्षय प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया तब होती है जब लगातार दरारों में जाता रहता है, वहां पर जाकर जमने के बाद विस्तारित होता रहता है। इस प्रकार चट्टानों में देखेंगे जल के बर्फ में बदलने से उत्पन्न दबाव कार्ड यह प्रक्रिया होती है। यानी अगर आपको इसको देखना हो फिगर से, सपोज ये एक स्थल है, यहां पर देखिए पहले ये एक छोटी सी दरार पड़ी, ये इस तरह समझिए। सपोज ये स्थल है, यहाँ पर दरार पड़ी, यहाँ पर पानी आकर जमा हो गया, पानी आकर जमा होगा, ये ठंडी आएगी, क्या होगा, ये क्या ठोस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार का है, इसमें दरार बढ़ती जाएगी। तो दरार बढ़ने से क्या होता है, दबाव पड़ता है, और दबाव बढ़ने से जो है इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार देखेंगे ये जो है एक भौतिक प्रक्रिया है, तो ये सही नहीं है। ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑप्शन 3 की बात करें तो ये भी सही नहीं है। ऑक्सीकरण एक प्रकार का रासायनिक अपक्षय है, तो ये इसका जो है इससे मिलान हो जाएगा। तो 34 में कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन डी, ना तो 1, ना तो 2, ना तो 3। अब क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, अपक्षय और अपर्दन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 व्यापक क्षण अंतर्जात प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 गुरुत्वाकर्षण अपर्दन का कारक है। ऑप्शन 3 मानव अपक्षय का कारक है। कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 35 में देखेंगे कौन सा आंसर जो है सही है। तो अगर इसमें बात करें कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन ए की बात करें तो अपक्षय और अपर्दन के संदर्भ में पूछा है, तो इसमें ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि व्यापक क्षण एक बहिर्जनित भू आकृति प्रक्रिया है, अंतर्जात प्रक्रिया नहीं है। जो व्यापक मास वेस्टिंग होता है, यानी व्यापक रूप पर जो जैसे वेस्टिंग का मतलब मास वेस्टिंग के अंदर अपक्षय और अपर्दन दोनों आते हैं, तो ये एक एंडोजेनिक ना एक्सोजेनिक प्रोसेस है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए गलत हो जाए, एक जहां हो वो एलिमिनेट कर दीजिए। उपरोक्त सभी में ये सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी एक शामिल है। अब बात करेंगे ऑप्शन 2 की, तो ये सही अपक्षय और अपर्दन के संदर्भ में गुरुत्वाकर्षण अपर्दन का कारण है। यानी अपर्दन का कारण का मतलब क्या होता है, अपक्षय में क्या होता है, ये बताया मैंने, स्थैतिक प्रक्रिया, यानी चट्टान अपने स्थान पर टूट जाएंगे। अब चट्टान नदियों द्वारा जो है नीचे लाया जाता है। अगर ये कोई सपोज ये पर्वत है, अब इनको नदी जो है नीचे लाना है, ठीक है, यहाँ से बहना है, तो ये जो चट्टान यहाँ टूट गए तो इनको क्या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे लाएंगे। तो इस प्रकार जो है ये ऑप्शन 2 सही है, मानव अपक्षय का कारण है। तो इसमें कथन 3 भी सही है, क्योंकि मानव जो है जैविक कारक के रूप में काम करते हैं, जो अपक्षय की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन बी इसमें सही है, 2 और 3। तो इस अपर्दन का संबंध किससे, गुरुत्वाकर्षण से, ये ध्यान रखिएगा। अब 36 की बात करें, भूकंपी तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है भूकंपी तरंगों की गति और दिशा दोनों ही पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक संरचना को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन 2 है एस तरंग पी तरंग की तुलना में धीमी गति से चलती है। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो अगर बात करें ऑप्शन 1 की, तो पृथ्वी का आंतरिक भाग किससे बना होता है? पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रस्ट ठोस में, और मेंटल भी किससे होता है? ठोस में। यानी अगर क्रस्ट की बात करें, ये भी क्या होता है? सॉलिड होता है, मेंटल भी सॉलिड होता है। और अगर कोर की बात करें तो बाहरी कोर होता है जो, वो किससे होता है? तरल होता है, यानी लिक्विड होता है। और इनर कोर क्या होता है? वो भी ठोस होता है। ठीक है, और तरंगों की गति उस माध्यम पर निर्भर करती है जिससे वो फैलती, और इसलिए पृथ्वी के विभिन्न परतों में एस और पी तरंगें उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए बात करें तो पी तरंग जो होती है, यानी देखिए पी वेव की बात करें तो इस प्रकार वो किससे चलती है? वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस में तीनों में चलती है। ठीक है, प्रत्येक माध्यम में अपना जो है होता है। जब तरंग माध्यम बदलती है तो गति में परिवर्तन होता है, तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 जो है सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही है। पी तरंग की गति एस तरंग की तुलना में अधिक होती है। तो इसमें कौन सी 1 और
सी सही है। अब देख लेते हैं, ये देखिए अगर पी वेव देखिए क्या होगा, सीधी चलती है यानी अनुप्रस्थ तरंग होती है, और यस वेव जो है अनुदैर्घ्य तरंग होती है, यानी ये जो है ये चट्टानों में ज्यादा विनाश करती है। यानी चट्टान अगर ये तो सीधी जा रही निकल जाएगी दरारों से, ये जो है डिस्ट्रक्शन करते हुए जिगजैग मोशन में चलती है। ठीक है, सरफेस वेव भी, और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी, सरफेस वेव खतरनाक होती है। तो पी वेव को क्या कहते हैं, बॉडी वेव भी कहते हैं, और एस वेव को क्या कहते हैं, ये बॉडी वेव में कौन कौन शामिल होता है, पी वेव, एस वेव। बॉडी वेव का मतलब होता है जो पृथ्वी के अंदर बॉडी के अंदर होता है, तो उसे पी वेव का सॉरी बॉडी वेव कहते हैं। बॉडी वेव में क्या क्या शामिल होता है, बॉडी वेव में पी वेव भी शामिल होता है, एस वेव भी शामिल होता है। सरफेस वेव की बात करें तो सरफेस वेव में जो है एल वेव आपने सुना होगा वो शामिल होता है। और एक बात कर लेते हैं, अगर भूकंप का केंद्र को क्या कहते हैं, फोकस, जहां से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है उसे फोकस कहते हैं। ईपी सेंटर जिसे कहते हैं, जहां भूकंप पहले महसूस किया जाता है, यानी भूकंप के केंद्र से ठीक ऊपर आप जाएंगे जहां पृथ्वी की सतह पर महसूस किया जाए, उसे ईपी सेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। और भूकंप मूल कहते हैं जहां से जो है वो निकलता है भूकंप। तो क्वेश्चन नंबर 37 में देखें, मैग्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्मा पिघली हुई चट्टानों का एक बहिर्वर्धी रूप है, यानी इंट्रूसिव फॉर्म है, जबकि लावा जो है अंतर्वेदी। यानी मैग्मा इसमें कह रहा है कि मैग्मा जो है बाहरी संरचना है जो हम देखते हैं, लावा जो है अंतर जो इंट्रूसिव है वो अंतर्वेदी है। और ऑप्शन 2 की बात करें, धात्विक खनिज जो है युक्त लावा की तुलना में सिलिका युक्त लावा जल्दी जम जाता है। ऑप्शन 3 की बात करें, अम्लीय लावा की उच्च श्यानता होती है, यानी चिपचिपी प्रकृति ज्यादा होती है, के कारण विस्फोट उद्गार करता है। कथन कौन सा सही है? तो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन देख ही दिया। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो मैग्मा जो होता है वो अंतर्वेदी, यानी मैग्मा की बात करें, अगर सपोज ये है चट्टान है, अगर यहाँ से मैग्मा निकल रहा है इसके केंद्र से, तो मैग्मा अगर यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो मैग्मा अगर यहाँ आ रहा है तो जब तक ये अंदर है तो ये क्या होगा, ये अंतर्वेदी संरचना है। जैसे ऊपर आया मैग्मा, इसे क्या कहते हैं, लावा। लावा का प्रवाह आपने सुना, मैग्मा का प्रवाह नहीं, लावा का प्रवाह। तो इसे क्या कहते हैं, लावा। लावा क्या बहिर्वेदी संरचना है, तो इसमें उल्टा लिखा गया है। इस प्रकार ऑप्शन एक गलत है, तो एक एक जहां होगा उसमें एलिमिनेट कर दीजिए। बचा कौन सा, ऑप्शन बी, 2 और 3 है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो अम्लीय लावा होता है वो सिलिका समृद्ध होता है और अधिक चिपचिपा होता है, यानी कम तरल होता है। ठीक है, तो कम तरल होता है, कम दूरी तक यात्रा करेगा। ठीक है, और कम दूरी तक यात्रा करेगा, और उद्गार के समय क्या हो, विस्फोटक प्रवृत्ति के होता है, यानी इसको विस्फोट होगा तो बहुत तेज जो है विस्फोट होगा। वहीं अम्लीय लावा जो है उसकी शांता चिपचिपी प्रकृति के कारण जो है वो जो है क्षारीय लावा धात्विक खनिजों से भरपूर होता है, कम चिपचिपा होता है, यानी अधिक तरल होगा, तो धीरे धीरे जमने वाला, अधिक दूर तक यात्रा करके जो है अपनी जो प्रकृति शांत हो जाती है। इस प्रकार 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, पृथ्वी का कोर केवल संकुचित भूकंपीय तरंगों का अनुभव करता है। ऑप्शन 2 की बात करें तो भूकंप आने के बाद भूकंपीय स्टेशन यस तरंग की छाया क्षेत्र छोड़कर यस और पी दोनों तरंगों का अवलोकन करता है। तो इस निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है चुनना, आपको करेक्ट कथन चुनना है, सही कथन। तो अगर बात करें, इसमें अभी हमने एक्सप्लेनेशन दिया था, बहरहाल फिर से देख लेते हैं। अगर बात करें इसमें देखिए, अगर भूकंपीय तरंग का बात करें, पी और एस प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव की बात करें, तो पी तरंग जो होती है वो तरल और यानी लिक्विड और सॉलिड दोनों में यात्रा कर सकती है, और बाह्य कोर तरल अवस्था में होने के कारण, यानी अगर कोर की बात करें तो इसमें देखिए क्रस्ट मेंटल कोर, तो कोर जो आउटर कोर है वो लिक्विड में है और इनर कोर जो है सॉलिड में है। तो यही कह रहा है कि अगर बाह्य कोर तरल अवस्था में होने के कारण इसमें केवल पी तरंग गुजरती है। ठीक है, इसमें केवल बाह्य कोर में क्या होता है, पी तरंग गुजरती है, यानी लिक्विड और सॉलिड। तो पी तरंग जो है इनर कोर में नहीं जाती, इसमें केवल पी तरंग गुजरती है। तो इस तरह जो है आप देखेंगे पी तरंग की संचरण की दिशा के तहत इसे ध्वनि की तरंग, पी तरंग क्या कहते हैं, ध्वनि तरंग भी कहते हैं, तो ध्वनि तरंग की तरह गुजरती है। और इसके कारण क्या होगा, केवल संपीड़न संकुचन बल का ही अनुभव होता है। तो इस प्रकार जो है आप देखेंगे इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 38 में एक सही है
और अगर 2 की बात करें तो 2 भी सही है, क्योंकि भूकंप आने के बाद भूकंपीय स्टेशन में एस तरंग की छाया क्षेत्र छोड़कर एस और पी दोनों तरंगों का अवलोकन होता है। ठीक है, शैडो जोन की बात कर रहा है। शैडो जोन बना, शैडो जोन देखना हो तो अब शैडो जोन ये है, यानी अगर जब एस वेव का शैडो जोन देखना होगा तो एस वेव ये शैडो जोन होगा और पी वेव का शैडो जोन ये होगा। यहाँ पर एस वेव आपको मिलेगा नहीं, तो ये शैडो जोन कहा जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें क्वेश्चन, ऑप्शन सी सही है। अब भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप का उद्गम फोकस, फोकस की बात की, यानी जहां से निकलता है, जितनी अधिक गहराई में उपस्थित होता है भूकंपीय तरंग उतनी अधिक शक्तिशाली होती हैं। ऑप्शन 2 की बात करें, 104 डिग्री से 140 डिग्री के बीच पी तरंगों की उपस्थिति से यह निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी के बाहरी कोर तरल अवस्था में उपस्थित हो। कौन सा कथन सही है? अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो भूकंप का उद्गम जितना अधिक, भूकंप का उद्गम जो है यानी जितना अधिक होगा, अधिक गहराई में अवस्थित होगा, भूकंप तरंग पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के दौरान उतनी ही अधिक तरंग या ऊर्जा का अपव्यय होगा, इसलिए धरातलीय तरंगों को कमजोर कर देती है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन 1 सही नहीं है। जिसमें कहा फोकस जितना अधिक गहराई में होगा भूकंपीय तरंग उतनी अधिक शक्तिशाली होंगी, जितना अधिक गहराई में उतना ऊपर आते आते सतही तरंगें कमजोर हो जाती है। इस प्रकार जो है ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 भी सही नहीं है, क्योंकि 104-140 डिग्री के बीच क्या होती है, 104 और 140 डिग्री के बीच क्या होता है, यह बात करें तो पी तरंग अनुपस्थित रहता है, बाहरी कोर की प्रकृति संकेत नहीं देता है, या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यात्रा करते समय तरंगों की दिशा में परिवर्तन को इंगित करता है, ना कि ये पृथ्वी के बाहरी कोर की उपस्थिति को बताता है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन डी इसमें सही है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन लास्ट यानी 40 की तरफ। ज्वालामुखी के प्रकार के संदर्भ में गलत कथन की व्याख्या करनी है। ऑप्शन ए, मिश्रित ज्वालामुखी में शंक्वाकार निकास नलिका होती है और उद्गार विस्फोटक प्रकृति का होता है। ऑप्शन बी की बात करें, सील्ड प्रकार के ज्वालामुखी आमतौर पर रैखिक निकास नलिका होती है और यह शांत और कम विस्फोटक प्रकृति का होता है। ऑप्शन सी की बात करें, सील्ड ज्वालामुखी निकास नलिका पानी में चले जाने से यह विस्फोट हो जाता है। ऑप्शन डी की बात करें, मिश्रित ज्वालामुखी संरचनात्मक प्लेट के किनारे पर पाए जाते हैं, जबकि सील प्रकार के ज्वालामुखी क्या विनाशकारी प्लेट के सीमा पर पाए जाते हैं। अब संरचनात्मक प्लेट और क्या कहते हैं विनाशात्मक प्लेट, या मैंने बताया था संरचना कहाँ कुछ चीजें बनेगी। प्लेट 3 प्रकार की, प्लेट बाउंड्री 3 प्रकार की होती है, यानी अभिसारी, अपसारी और होती है ट्रांसफॉर्म या रूपांतरण। यानी अभिसारी, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के पास आ रही, जब 2 प्लेट टकराएंगी क्या होगा, कोई ना कोई तो विनाश होगा ही, तो इसे विनाशात्मक जो है प्लेट कहते हैं। अपसारी मतलब एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जाना, और एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रही है तो यहाँ तो जो गैप भर रहा, गैप फिल करने के लिए तो कुछ ना कुछ जमीन से निकलेगा ही, तो इसे सर कुछ ना कुछ नई संरचना बनती है, तो इसे क्या संरचनात्मक प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहती है एक दूसरे के पैरेलल ये विपरीत दिशा में चली जाती हैं, इससे कोई न संरचना बनती है ना बिगड़ती है, लेकिन हाँ यहाँ पे घर्षण के कारण क्या होता है, भूकंप और रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए की देखते हैं। अगर मिश्रित ज्वालामुखी या शंक्वाकार नलिका ज्वालामुखी की बात करें तो इन ज्वालामुखी में शंक्वाकार नलिका के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसके मध्य से मैग्मा का विस्फोट और उद्गार होता है। ठीक है, यह अम्लीय ज्वालामुखी की आमतौर पर विशेषता है, अम्लीय ज्वालामुखी की आमतौर पर विशेषता है। ठीक है, इन ज्वालामुखी परतों में ज्वालामुखी जो खंड होते हैं वो का भी संचयन होता है। जैसे अगर बात करें जो मिश्रित ज्वालामुखी की बात करें, फॉर एग्जांपल देख लें माउंट सेंट हेलेना, माउंट रेनियर, इसके अलावा बात करें माउंट स्ट्रेम्बो एडियाटिक सी में है, जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं माउंट स्ट्रेम्बो को, माउंट विसुवियस और माउंट फ्यूजी जो जापान में है। तो इस प्रकार देखेंगे ये मिश्रित ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो इसमें ज्वालामुखी प्रकार संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, और ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी भी सही है, क्योंकि सील्ड ज्वालामुखी या इसे विदर ज्वालामुखी का निकास नलिका वाला ज्वालामुखी कहते हैं, यानी रैखिक विदर निकलता है और इस चीज के माध्यम से मैग्मा बाहर आता है। आमतौर पर यह ज्वालामुखी विस्फोटक गतिविधियों को प्रदर्शित नहीं करता,
तो ये शांत या कम विस्फोटक प्रकृति का होता है। उदाहरण के लिए बात करें मोना लोआ, माउंट मोना लोआ हवाई द्वीप में स्थित है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन बी और सी जो है सही है, यानी सील्ड ज्वालामुखी निकास नलिका में पानी के चले जाने के कारण यह विस्फोट होता है, और माउंट मोना लोआ सील्ड ज्वालामुखी का ही उदाहरण है। इस प्रकार इसमें मिश्रित ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट और ये सील्ड प्रकार के ज्वालामुखी क्या विनाशात्मक प्लेट के बनी है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन डी की बात करें तो ये सही नहीं है। यही कंपोजिट ज्वालामुखी, सिलेंडर ज्वालामुखी, सील्ड ज्वालामुखी, तो आप इसके प्रकार भी देख लीजिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ये लेक्चर 20 क्वेश्चन का टारगेट आज पूरा हुआ। आशा करते हैं आपको लोग अच्छा लगा हो। बैक ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर एनालिसिस करते रहिएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। अभी भी बजट आया है तो आपको बजट लेके बैठ नहीं जाना है। बजट से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं जितना आप लोग सोच रहे हैं। बजट जो है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और बजट से जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आते हैं, एक दो क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, जो कोई नई स्कीम का या नया टर्म कोई दिया रहता है तो उससे रिलेटेड कोई पूछ लिया जाता है। बाकी बजट से प्री में आप एनालिसिस करेंगे, मुझे नहीं लगता कोई नया टर्म पूछा गया हो। एक आध बार पूछा गया है, लेकिन आपको बजट लेके नहीं बैठना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, और हमारी टेस्ट सीरीज हम अपलोड हो गई, आप वहां से जाके देख सकते हैं।